गुड मॉर्निंग। मनीष बायोलॉजी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखिए, इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आवृतबीजी पादपों में जनन, और उसमें आपने जो जनन पढ़ा था लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन के बारे में आपने काफी विस्तृत रूप से पढ़ा, और अलैंगिक जनन में जब आपने पढ़ा था तो उसके आपने दो प्रकार भी पढ़े थे। नंबर एक प्रकार आपने जो पढ़ा था वो आपने पढ़ा था अनिषेकबीजता, बिना निषेचन के बीज का बनना। उसके बाद आपने जो दूसरा पढ़ा था वो पढ़ा था कायिक जनन। कायिक जनन का मीन्स आपको पता है, कायिक जनन क्या होता है उसके बारे में भी आपने कल जानकारी प्राप्त की थी। और कायिक जनन का मतलब होता है पादप का जो कायिक जो भाग होता है, कायिक में आपने पढ़ा था जड़, तना, पत्ती, और इसके बाद एक चौथे नंबर पे भी आपने जो पढ़ा था और उसमें आपने पढ़ा था पुष्प के द्वारा। तो चार चीजों के द्वारा आपने कायिक जनन की क्रिया आपने पढ़ ली थी। इसके बाद आजकल आपने देखा होगा बढ़ती हुई जनसंख्या है, इस जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हैं, प्रत्येक किसान अपने आर्थिक लाभ के लिए है टेक्नोलॉजी की ओर ज्यादातर ध्यान देता है। अतः प्रत्येक किसान की एक चाहत होती है कि वो मॉडिफाई युक्त पादपों को ज्यादा प्राथमिकता देता है। तो इस चीज को देखते हुए वैज्ञानिकों ने कई ऐसे प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के द्वारा बहुत अच्छी सफलता अपन को क्या की प्राप्त, और उसके द्वारा अपन एक पादप में अच्छी क्वालिटी विकसित कर सकते हैं। और अच्छी क्वालिटी विकसित करने के लिए हम उनमें कई प्रकार की चेंजेबिलिटी करते हैं, उनमें कई प्रकार का क्या करते हैं परिवर्तन। तो अपन आर्थिक लाभ को देखते हुए, जैसे आप कल पढ़ रहे थे कायिक जनन, कायिक जनन में भी आपने पहला जो प्रकार पढ़ा था कायिक जनन में वो पढ़ा था आपने प्राकृतिक। प्राकृतिक में आपने जड़, तना, पत्ती, पुष्प से पढ़ लिया। इसके बाद दूसरे नंबर पे अपन पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, और कल हमने पढ़ा था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ये दो प्रकार के कायिक जनन के पॉइंट्स हैं जिनमें अपन ने प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में अपन पहले जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में। अब देखिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मैं अभी भी आपको बता चुका हूं कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है, कि अपन कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक रूप से नहीं, कृत्रिम का मतलब है मानव के द्वारा, मानव द्वारा पादप में क्या करना, मॉडिफिकेशन करना। हम अपने हित लाभ के लिए पादप में किसी भी प्रकार का क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे अपन को अच्छी क्वालिटी के पादप क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, आर्थिक लाभ होता है, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या को अपन अच्छी तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने इस नई टेक्नोलॉजी को चुना, जिसमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में अपन अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर है इसमें कर्तन, जिसको बोलते हैं कटिंग। कर्तन, कर्तन मीन्स होता है कटिंग। कर्तन का मतलब होता है काटना। और कर्तन की जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रक्रिया होती है, इसको अपन दो प्रकार से संपन्न कराते हैं। नंबर एक स्तंभ कर्तन, और नंबर दो जड़ कर्तन, रूट कटिंग और स्टेम कटिंग। इस प्रकार, तो इसमें अपन को क्या करना, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्तंभ कर्तन के बारे में बात करते हैं। और स्तंभ कर्तन में अपन बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा गुलाब है, ऐसे जो पेड़ हैं, इन पेड़ों को आपको जैसे जिन पादपों में आपको पता है कि जैसे बीज नहीं बनते हैं, तो बीज नहीं बनते हैं, तो हमको
अगली पीढ़ी अपन को क्या करनी है, प्राप्त करनी है। तो अगली पीढ़ी प्राप्त करने के लिए अपन मुख्य रूप से किसका सहारा लेते हैं, कायिक जनन का अपन सहारा लेते हैं। अब कायिक जनन में भी आपने अलग अलग प्रकार पढ़े थे, हैं, लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कृत्रिम में हम हमारे द्वारा कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में अपन बात कर रहे हैं, स्तंभ कर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन को क्या करना है, जैसे गुलाब का पेड़ है और उस गुलाब के पेड़ की एक मैच्योर शाखा अपन को लेनी है। मैच्योर शाखा जैसे अपनी जो अंगुली है, इस अंगुली की बराबर मोटाई की जो शाखा होती है वो लेनी है, और आपको ध्यान होना चाहिए कि उस पर पर्व संधि क्या होनी चाहिए, उपस्थित। शाखा लेने के बाद इसका मतलब तना लेना है, और उस तना को लेने के बाद अपन को क्या करना है, उसको अपन जितने भागों में संभव हो सके हैं, इस इतने लंबाई में अपन उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इतनी इतनी, जैसे अपन के पास ये कोई स्टेम है और इस स्टेम को अपन ऐसे कटिंग कर सकते हैं, और कटिंग करने के बाद अपन को क्या करना है, उन पार्ट्सों को जमीन में क्या कर देना है, रोपित कर देना है। अच्छी तरीके से अपन उपजाऊ जमीन बनाते हैं। उपजाऊ जमीन का मतलब है कि आप जानते हैं उसमें कोई भी पादप है, उस पादप से संबंधित पौष्टिक पदार्थ क्या होने चाहिए, उपस्थित। तो वो उपजाऊ हो जाती है, तो उसमें अपन इन जो अपन तने के पार्ट्स जो अपन ने काटे हैं, इन कटे हुए भागों को अपन जमीन में क्या कर सकते हैं, रोपित कर सकते हैं। जैसे अपन रोपित करेंगे, अपन 5-7 दिन बाद देखेंगे तो प्रत्येक भाग से एक नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण, और उसके बाद उसको अपन कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं जड़ कर्तन, रूट कटिंग। तो इसमें अपन को क्या करना है जड़ कर्तन में, कि अपन को जैसे हम बात करते हैं नींबू है, अमरूद है, सेब है, ऐसे जो पादप होते हैं, इन पादपों की जड़ों को अपन को क्या करना है, निकालना है जमीन के अंदर से। जड़ों को जमीन के अंदर से निकालने के बाद अपने को क्या करना है, जैसे अपने तने के पार्ट किए थे उसी प्रकार ही हमको जड़ के क्या करने हैं, पार्ट करने हैं। और जड़ के पार्ट करने के बाद उन जड़ों को उसी टाइप में जैसे आपने तने को रोपित किया था कि कुछ हिस्सा उनका जमीन से बाहर रहना चाहिए, कुछ हिस्सा उनका जमीन के खा रहना चाहिए अंदर, और जमीन में अपन क्या कर देंगे, उनको रोपित कर देंगे। और जैसे ही हम उनको जमीन में रोपित करेंगे तो 5-7 दिन की अवधि के बाद अपन देखेंगे तो उन भागों से ही नई नई अपस्थानिक कलिकाओं का क्या होगा, निर्माण। और जब नई अपस्थानिक कलिका बन जाएंगी तो उन अपस्थानिक कलिकाओं जैसे बनती हैं, बनने के बाद वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो उसको वहां से निकालकर अपन दूसरी जगह अपन क्या कर सकते हैं, रोपित कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना क्या, कर्तन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कटिंग। अब इसके बाद देखिए, अब अपन कर्तन के बाद दूसरे पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं, जिसको बोलते हैं दाब लगाना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अपना क्या, दाव लगाना। अब दाव लगाने के बाद में अपन को क्या करना है कि हमको यहां पर इस विधि के अंतर्गत ना तो अपने को स्तंभ को अलग करना है, ना ही शाखा को अलग करना है, ना ही जड़ों को अलग करना है पहले है। और बिना पृथक किए अपन को सबसे पहले किसका निर्माण करना है, पेड़ का निर्माण करना है। और पेड़ का निर्माण करने के बाद जैसे अपने को पेड़ का निर्माण हो जाता है, उसके बाद हम उसको पृथक करें, तो इसका मतलब पेड़ में ही दूसरा अपन को पेड़ बनाना है। तो पेड़ में दूसरा पेड़ बनाएंगे तो उसके लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले जो विधि है जिसको बोलते हैं अपन टीला दाव विधि, जिसको अपन बोलते हैं माउंड लेयरिंग। और माउंड लेयरिंग के बारे में जब अपन बात करेंगे तो माउंड लेयरिंग में अपन को क्या करना है कि ऐसे पादप जिनके जो तने होते हैं, शाखाएं जो होती हैं जमीन में क्या होती हैं, लटकी हुई रह सकती हैं। जमीन में लटकी हुई रहने का मतलब जैसे आपने चमेली, मोगरा,
ऐसे पादपों के बारे में अपन ने जब जानकारी क्या की थी प्राप्त, तो इनके बारे में जब आपने जानकारी प्राप्त की थी चमेली और मोगरा जैसे पादपों के बारे में, तो आपने देखा है कि इन पादपों की जो शाखाएं होती हैं उन शाखाओं की एक विशेषता होती है कि वे पेड़ के ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है, लटकी हुई। जैसे मैं बताऊं आपके लिए, तो इसमें क्या है, जैसे ये जैसे प्लांट है, तो इस प्लांट की जो शाखाएं हैं ऐसे लटकी रहती हैं पेड़ से। ये जमीन का लेवल है, ये जैसे पेड़ की क्या है, जड़ है, ये जमीन का लेवल है, और ये क्या है, पेड़ की शाखा। ठीक है, ये पेड़ आगे की ओर ऊपर की ओर वृद्धि करता रहता है। यहां पे इसमें क्या है, ठीक है, ऐसे इसमें अपन पत्ती लगा सकते हैं काफी। अब अपने को क्या करना है इसमें कि जो ऐसे जो पेड़ हैं, तो उन पेड़ों में अपन को क्या करना है, जैसे यहां से इस पार्ट पे अपन जाए, तो इस पार्ट पे क्या करना है, जैसे आपने देखा होगा काफी मोटी जैसे शाखा है, इस शाखा में अपने को क्या करना है, ऊपर से कुछ स्थान से इस शाखा के ऊपर जो छिलका होता है उस छिलका को अपन क्या कर लेंगे बच्चों, पृथक। गौर से इसको अच्छी तरीके से आपको समझना है। अपने को क्या लेनी है, शाखा। शाखा जो नीचे लटकी हुई है, जिसका भाग जमीन को छू रहा है, उस भाग से अपने को क्या करना है, जो मैंने स्थिति बनाई है वो स्थिति अपने को यहां बनानी है। अपन को क्या करना है, जहां से जो शाखा जमीन को छू रही है, तो उस भाग से अपने को क्या करना है, ऊपर जो छिलका आता है, फ्लोएमी जो भाग आता है, उस फ्लोएमी भाग को वहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे। जाइलमी भाग को नहीं हटाएंगे, सिर्फ अपने को फ्लोएमी भाग हटाना है, छिलका हटाना है। छिलका हटाने के पश्चात अपने को क्या करना है, जिस भाग से आपने छिलका हटाया है उस भाग को हमको किसमें रोपित कर देना है, आज थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे, और गड्ढा खोदने के बाद उसको इस प्रकार वहां पे गड्ढे के अंदर पहुंचा देंगे। उसको यहां से हमने इसको गड्ढे के अंदर पहुंचा दिया, इसका मतलब इस भाग को किसमें, गड्ढे में। गड्ढे के अंदर जैसे इस भाग को अपन पहुंचाएंगे, तो इस भाग को पहुंचाने से अपने पास क्या होगा कि गड्ढे में जब पहुंच जाता है, तो इसको अपन लगभग 5 से 7 दिन तक हम इस भाग को क्या बनाए रखेंगे, नम। 5 से 7 दिन तक जब हम इस भाग को नम बनाए रखेंगे, तो नम बनने से क्या होगा, इधर से पेड़ अपना क्या बनाएगा, भोजन है, क्योंकि पेड़ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करती है, पत्तियां करती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पत्तियां लगी हुई हैं, इधर की तरफ जो पत्तियां जितनी भी हैं लगी हुई हैं, तो पत्ती क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण करेंगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऊपर से क्या बनेगा, भोजन। भोजन बनता हुआ यहाँ आएगा, लेकिन वो भोजन ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आपने किसको हटा दिया है, यहां से अपने किसको हटाया, फ्लोएम को हटा दिया है। तो यहां बचा क्या है, जाइलम। फ्लोएम को हटा दिया तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, जाइलम बचा। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो जैसे उधर से भोजन बनेगा, भोजन यहां पर आ जाएगा, भोजन यहां पर आकर इकट्ठा हो जाएगा, तो यहां का जो फ्लोएमी भाग है, वो फ्लोएमी भाग भोजन का संचित करके क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। नम बना है, भोजन पर्याप्त मात्रा में यहां इकट्ठा हो चुका है, तो उसी भाग से किसका निर्माण हो जाएगा, जड़ों का। इसका मतलब इस भाग से ही जड़ों का क्या हो जाएगा, निर्माण। और जब इस भाग से जड़ों का निर्माण हो जाता है, तो उसके बाद अपन को क्या करना है, यहां से कट करेंगे, और कट करने के बाद इसको जमीन के अंदर क्या कर देंगे, रोपित। और जमीन के अंदर रोपित करने से अपने को एक नया पादप क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो ये होती है ऐसी विधि को अपन चमेली, मोगरा है ऐसे पादपों में अपन संपन्न करा सकते हैं, जिन पादपों के जो तने होते हैं वो कहां पे लटके रहते हैं, जमीन के नीचे लटके हुए रहते हैं, जमीन के लेवल को छुए हुए होते हैं। उन पादपों में अपन इस विधि को संपन्न करा सकते हैं।
इसके बाद देखिए दूसरी जो विधि है वो विधि देखिए, उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब देखिए दूसरी जो विधि है उसके बारे में अपन बात करते हैं, वायु दाब विधि या गुट्टी विधि का मतलब एयर लेयरिंग, ठीक है, या गुट्टी विधि। अब इसमें देखिए अभी अपन ने बात की थी कि ऐसे पादप जो कहां तक लटके रहते हैं, नीचे जिनकी शाखा लटकी हुई होती है, उनमें अपन इस विधि के द्वारा अपन कायिक जन कृत्रिम कायिक जन की प्रक्रिया अपन क्या करा सकते हैं, संपन्न। लेकिन बहुत सारे पादप ऐसे भी हैं जिनमें बीज नहीं बन रहे हैं या बीज भी बन रहे हैं। हमको तो 100% शुद्ध वही पादप चाहिए, तो उन पादपों में अपन इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब इस विधि के द्वारा अपने को क्या करना है, ऐसे पादप जिन पादपों की शाखाएं नीचे नहीं लटकती हैं, उन पादपों में इस क्रिया के द्वारा हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की क्रिया को अपन क्या करा सकते हैं, संपन्न करा सकते हैं। तो इसमें देखिए अपने को करना क्या है, जैसे आप देखिए जैसे आपके पास ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये जमीन की केवल नीचे क्या है, जड़ है, और इस पादप में ये क्या निकल रही हैं, शाखाएं। सब अच्छी तरीके से 1 मिनट देखते जाइए। क्या निकल रही है, शाखाएं। अब अपने को इस पादप से दूसरा पादप क्या करना है, तैयार करना है। अभी अपन ने टीला दाब विधि में तो अपन खा ले आए थे, उनकी शाखाओं को नीचे लटक रही थी तो अपन ने जमीन में गाड़ दिया। अब यहां पर शाखा नहीं आ सकती कि वो लाएंगे तो ये क्या होंगी, टूटेंगी तो अपने शाखा खराब होगी, पादप खराब होगा। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, उसी जैसी प्रोसीजर पे अपन को ध्यान देना है। अपने को क्या करना है, जैसे अभी हमने बताया था, यहां पर वही प्रोसीजर आपको अपनानी है जैसे आपने पहले अपनाई थी। अभी उसमें आपने क्या प्रोसीजर अपनाई थी, आपने प्रोसीजर अपनाई थी कि हमको जो फ्लोएमी भाग है उस फ्लोएमी भाग से अपन को किसको फ्लोएमी भाग को क्या करना है, पृथक करना है। और फ्लोएमी भाग को पृथक करने के बाद अपने को क्या करना है, एक जैसे बोरी या कोई भी चटाई वगैरह है, कागज की वो है, तो उसमें अपन को क्या लेनी है, मिट्टी लेने के बाद हमको उसको इस जगह पर टाट बोरी जो होती है, इस जगह पर हमको उसको क्या कर देना है, बांध देना है। जैसे यहां पर अपन उसको क्या कर देंगे, बांध देंगे। बांधने के बाद अब अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा मटका लें और उस मटके के निचले भाग में, ये जो निचला भाग है, यहां पर अपन इस मटके को अपन यहां पे लटका दिया, ठीक है। यहां पे लटकाने के बाद अपन को क्या करना है, इसके निचले भाग में अपन को क्या करना है, एक छेद करना है। और निचले भाग में छेद करने के बाद यहां से अपन को एक सूतली लेनी है, अंदर पिरोनी है, और सूतली को अंदर पिरोने के बाद उसको इसके ऊपर क्या कर देंगे, लिपेट देंगे, है। जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में अपन जाते हैं तो मंदिरों में क्या होता है, जो महादेव जी होते हैं उनके ऊपर एक जो कलश है वो रखा रहता है, ऊपर लटका हुआ रहता है, तो उससे बूंद बूंद के रूप में पानी क्या होता रहता है, टपकता रहता है। इसी प्रकार हमको ये ध्यान रखना है कि हमने जो पात्र है उसको बांध दिया, यहाँ पे इसके नीचे क्या कर रखा है, छेद। यहां पर आपने क्या किया था, शाखा से फ्लोएमी भाग को हटाया, फ्लोएमी भाग को हटाने के बाद उसके ऊपर आपने टाट में क्या ली, मिट्टी या मांस का टुकड़ा भी ले सकते हैं, और उसको हमने यहां क्या कर दिया, बांध दिया। अब यहां से हमने एक सूतली इसके ऊपर एक बांधी है, तो इससे क्या होगा कि ऊपर से धीरे धीरे पानी रिसकर इसके ऊपर आता जाएगा। जैसे जैसे इसके ऊपर पानी रिसता आएगा
तो इससे क्या होगा, ये जो पार्ट्स है, ये भाग जो है ये हमेशा क्या बना रहेगा, गीला। जैसे जैसे ये भाग गीला बना रहेगा तो लगभग 5 से 7 दिन के पश्चात अपन देखते हैं इस पार्ट्स को, तो 5-7 दिन में इस भाग से जड़ों का क्या हो जाएगा, निर्माण। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाले भाग में क्या होगा, वहां पर पत्ती है, प्रकाश संश्लेषण करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बनाती है, भोजन। तो जैसे ही वो भोजन बनाएंगी तो वो बनने वाला भोजन ऊपर से कहां आएगा, नीचे। जब इस भाग में भोजन आएगा तो उधर तो जा नहीं सकता, क्योंकि बीच में से हमने फ्लोएम भाग को क्या कर दिया है, हटा रखा है। तो इससे क्या होगा, ये जो भाग है भोजन को संचित करके क्या होगा, फूल जाएगा, और संचित करने के बाद इसी जगह से किसका निर्माण होगा, जड़ों का क्या होगा, निर्माण। फिर अपन को वही प्रोसीजर करनी है, यहां पर क्या लगाना है, कट लगाना है, और कट लगाने के बाद अपने को क्या करना है, जैसे यहां पे कट लगाएंगे, कट लगाने के बाद इसको किसी दूसरी जगह पर अपन क्या कर देंगे, रोपित कर देंगे। तो अब अपने 2 पॉइंट्स हो चुके हैं बच्चों। पहले नंबर पे आपने पढ़ा है, अपने दूसरा जो पॉइंट चल रहा है, दाब लगाना, लेयरिंग। इसके 2 पॉइंट्स हैं, टीला दाब विधि और वायु दाब विधि। टीला दाब विधि में जमीन के अंदर शाखा को पहुंचाकर नया पादप प्राप्त करते हैं, और वायु दाब जो विधि है, इसमें आपको पता है कि अपने को कहा, हवा में ऊपर ऊपर ही है शाखा को रखी जो रहती है, वहीं से ही अपन को नए पादप का क्या करना है, निर्माण करना है। इन दोनों विधियों के द्वारा हम अच्छी क्वालिटी की है जो पादप हैं, उन पादपों से नए पादप अपन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अब अपन तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अपना तीसरा जो पॉइंट है उस तीसरे पॉइंट में अपन बात करते हैं, वो है अपना क्या, रोपण, जिसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। एक जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कलम है, और दूसरा भाग जो होता है उसको बोलते हैं स्कंद। अब देखिए कि हम कलम क्या चीज होती है, कलम क्या चीज होती है। तो कलम का मतलब होता है, जैसे अपने पास कोई भी प्लांट है, कोई भी पादप है, और उस पादप के सेम उसी कंडीशन का अपन को दूसरा पादप क्या करना, प्राप्त करना है। तो उस पादप की हम एक शीर्ष भाग से कोई भी क्या ले सकते हैं, शाखा है। इसका मतलब जो पादप हमको चाहिए है, तो जो जिस शाखा को हम वहां से पृथक कर रहे हैं, तो वो पृथक किया हुआ भाग ही, जो शाखा जो आपने पृथक की है, वही क्या कहलाती है, आपकी कलम है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, स्कंद है। और स्कंद का मतलब है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है कि आप जानते हैं कि संचित करना, इकट्ठा करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक में अपने को क्या करना है कि जिस भाग को, भी शाखा को आप किसी पादप से पृथक करके लेके आए हैं, उस शाखा को जिस तने में हम रोपित करते हैं, वो भाग क्या कहलाता है, अपना स्कंद कहलाता है। तो देखो दोबारा से आप देख लीजिए, जिस पादप से हमको दूसरा अच्छी क्वालिटी का पादप तैयार करना है, सेम उसकी कॉपी तैयार करनी है, तो जिस पादपीय भाग से, पादप से हम शाखा जो प्राप्त करते हैं, उस शाखा को तो अपन क्या कहते हैं, कलम है। और जो कलम हमने पृथक की है, उस कलम को हम जिस पादप में कोई दूसरा पादप, वही नहीं होना चाहिए कोई दूसरा, लेकिन जाति समान होनी चाहिए, उसी जाति का होना चाहिए। नहीं कि अपन किसी दूसरी जाति के में लगा दें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सभी जाति है, उस जीव के लक्षण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अपन दूसरा तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, जो कलम आपने पृथक की है, उस कलम को या उस शाखा को जिस तने में अपन रोपित करते हैं, तो वो तना अपना क्या कहलाता है, स्कंद कहलाता है। तो
हम बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे? रोपड़ के बारे में बात कर रहे थे। और रोपड़ में आपको बता दिया है अपने कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? कलम और स्कंद होते हैं। इन दोनों पार्टों को हम अलग करते हैं। स्कंद में तो क्या आता है? पेड़ का निचला हिस्सा आता है, जिसमें थोड़ा सा तो होता है तना और क्या रहती है उसकी जड़ है। कलम में क्या आता है? पादप का शीर्ष भाग, इसका मतलब शाखा होती है, जिसको अपन को क्या करना है उसमें रोपित। तो इन दोनों को अपन जब रोपित कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, तो ज्वाइंट होना ही उसको अपन क्या बोलते हैं? रोपड़ बोलते हैं। और अपन अच्छी क्वालिटी का पादप मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसमें देखिए, रोपड़ जो अपन पढ़ रहे हैं, इस रोपड़ को भी हम अलग अलग प्रोसीजर में संपन्न करा सकते हैं। इसके भी अलग अलग क्या होते हैं? भाग होते हैं। सबसे पहले है हमारी जो रोपड़ का पहला जो नंबर है, जिसको बोलते, हम बात कर रहे हैं क्या? रोपण ग्राफ्टिंग, ठीक है। और इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं टाउन ग्राफ्टिंग। वीव एंड टाउन ग्राफ्टिंग के बारे में अपन क्या करेंगे? बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए कि हमारे पास है वीव या जीवी रोपड़। इसमें आप देखेंगे, देखिए बच्चों, अपन को क्या करना है? जैसे हम वही दोनों चीज अपन को वो दोबारा से ध्यान रखनी है। नंबर 1 को अपन को ध्यान रखनी है कलम, और नंबर 2 क्या ध्यान रखना है? स्कंद ध्यान रखना है। अब अपन को यहां पर ये अलग अलग मैं आपको जोड़ने की विधि बता रहा हूं, और उन जोड़ने की विधियों के द्वारा हम इसको अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। और इनमें आपको क्या करना है? जैसे आपको पता होना चाहिए कि पेड़ हैं, कई प्रकार के पेड़ों में अपन कलम की क्रिया करा सकते हैं। गुलाब है, अमरूद है, सेब है, नींबू है, संतरा है मौसमी है। कई प्रकार के पादपों में अपन रोपण की क्रिया क्या संपन्न करा सकते हैं। अब रोपण कैसे कैसे अपन करें, वो विधि मैं आपके लिए बता रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर की आप विधि देखिए, जिसको हीप या जीवी रोपण बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है? देखिए, जैसे ये कोई पादप का आपके पास क्या है? तना है, ठीक है बच्चों। ये पादप का आपके पास क्या है? तना। अपने को क्या करना है? इस तने में इस प्रकार का आपको क्या लगाना है? कट लगना चाहिए, है। इस प्रकार का अपने को क्या लगना चाहिए? कट लगना चाहिए। और इसका मतलब वी शेप में आपको क्या लगेंगे? कट। ऐसे ही ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट में भी देखिए मोटाई दोनों की बिल्कुल अपन को क्या लेनी है? समान लेनी है। ठीक है। अब देखो, इन पार्ट, ये जो आपने पृथक किए हुए जो भाग हैं, इन भागों को ऐसे अपन ने कर दिया। ये भाग तो हो गया हमारा कौन सा भाग? कलम। और ये कौन सा भाग हो गया? स्कंद। अलग अलग भाग हैं दोनों पादपों के, और दोनों अलग अलग भाग हैं। तो इनको अपन को क्या करना है? वी शेप का अपन को क्या लगाना है? वी शेप में अपन को इसमें क्या लगाना है? चीरा। और वी शेप में चीरा लगाने के इससे फायदा क्या है कि ये जो पार्ट और ये जो पार्ट है, इन दोनों पार्ट की जो ऐदा होती है, जो वलय होती है, वार्षिक वलय आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी, तो ये जो दोनों वलय होती है आपस में एक दूसरे के क्या, ये अब अपन को लाके जोड़ देना है।
और जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कसकर अपन इसको क्या कर देंगे, बांध देंगे। जैसे आपने इसको लिया है, यहां से ऐसे हुआ, जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद धागे की सहायता से है या रस्सी की सहायता से आप इसको कसकर क्या कर देंगे, बांध देंगे। और कसकर बांधने से है ये दोनों की एदा आपस में संपर्क में आ जाएंगी, और संपर्क में आने के बाद 2-3 दिन में ये इसकी जो जड़ें होती है, सॉरी उसकी जो कोशिकाएं होती है वो आपस में क्या हो जाती है, संयुक्त हो जाती है। और आपस में संयुक्त होने के बाद फिर प्रस्फुटन की क्रिया पादप में चालू हो जाती है, और उस पादप को अपन कहीं पर भी जाकर क्या कर सकते हैं, रोपित कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले नंबर का आपका हो गया, जिसको बोलते हैं हीप या जीवी रोपण। अब इसके बाद फच्चर बेड ग्राफ्टिंग, फच्चर रोपण। इसमें अपने को क्या करना है, प्रोसीजर अपनी लगभग वही होती है, थोड़ा थोड़ा अपने को उनमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंस करना पड़ता रहता है। अब इसमें देखिए फच्चर रोपण में अपन को क्या करना है, दोनों जो पार्ट हैं, और दोनों पार्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहला वही पार्ट है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कलम। दूसरा वही पार्ट है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्कंद है। दोनों की मोटाई बिल्कुल कैसी है, समान। और अपने को दोनों पार्टों को लेना है, और दोनों पार्टों को लेने के बाद वहां पर अपने को एक जो पार्ट है, जिस पार्ट की अपन बात करते हैं, स्कंद जो भाग है, स्कंद का मतलब निचले वाला जो भाग होता है, और उस निचले वाले भाग में हमको चीरा जो लगाना है वो लगाना है कौन सी शेप में, वी शेप में अपने को क्या लगाना है, चीरा। दोबारा से देखिए, अब अपन मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं। जैसे आपने ये भाग ले लिया, ये भाग हो गया अपना कौन सा, स्कंद, ठीक है, स्टॉक स्कंद वाला भाग हो गया। अब इसमें अपन को चीरा जो लगाना है, ऐसे है, कैसे शेप में चीरा लगा लिया आपने, वी शेप में आपने क्या लगा लिया, चीरा। और वी शेप में आप चीरा लगाने के बाद अब अपने को क्या करना है, दूसरा जो भाग है कौन सा, कलम। कलम कैसे लेनी है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ऐसे। तो ये तो कैसे आकार का हो गया, वेज, और इसका कैसे आकार हो गया, वी आकार। ये तो वेज के शेप की लेनी है, और ये वी शेप में लेनी है। इसका मतलब है स्कंद जो होता है, उस स्कंद में अपन जो चीरा लगाएंगे वो कैसा लगाना है, वी शेप में लगाना है। और जो कलम है उसको कैसे रखना है, अपन को वेज के शेप में रखना है। और वेज के शेप में रखने के बाद फिर इसको यहां से यहां पर रोपित कर देंगे। सेम वही प्रोसीजर है आपकी, यहां से यहां पर आपने इसको रोपित किया तो आपको ऐसी ये दिखाई देगी क्यों है। और इसको वही धागे की सहायता से आप इसको क्या कर सकते हैं, बांध देंगे। और धागे की सहायता से बांध देंगे तो इसका मतलब दोनों की एधाएं आपस में एक दूसरे के क्या आ जाएंगी, संपर्क में आ जाएंगी। और एदा संपर्क में आने के बाद दोनों की जो कोशिका है आपस में मिलकर विभाजन क्या कर देंगी, स्टार्ट कर देंगी। और विभाजन स्टार्ट करने के बाद अपना एक अच्छी क्वालिटी का एक नया पादप क्या हो जाएगा, तैयार। अब इसके बाद अब अपन जिसको बोलेंगे अपन किरीट रोपण, क्या है अपना किरीट रोपण। क्राउन ग्राफ्टिंग। अब इसमें देखिए, अब तक अपन बात कर रहे थे कि हमारे पास जो कलम है दूसरा है हमारे पास क्या, स्कंद। ये जो दोनों भाग हैं अलग अलग भाग हैं, अलग अलग पादपों के भाग हम इनको ले रहे हैं। इनमें अपने को क्या करना है, यहां पे देखिए थोड़ा सा हटके चलना है बस। और थोड़ा सा हटके चलने का मतलब क्या है, यहाँ मीन्स देखिए यहां पर क्या करना है, जो स्कंद वाला भाग है ये तो लेना है बड़ा,
कौन सा भाग? स्कंद वाला भाग तो लेना है आपको बड़ा, और कलम वाला भाग लेना है क्या? छोटा। जैसे देखिए ये आपके पास ठीक है, कौन सा भाग हो गया? स्कंद। अब अपन को क्या करना है? इस एक स्कंद में हमको कई शाखाएं लगानी है। कई शाखा का मतलब है हमको कई क्या लगानी है? कलम। इसका मतलब स्कंद की मोटाई अलग हो जाएगी और कलम की मोटाई बिल्कुल क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो उसको अपन अच्छी तरीके से वहां पर क्या कर सकते हैं? रोपित। तो देखिए यहां पर आपने वही जैसे उसी शेप में यहां चीरा लगा दिया, उसी शेप में यहां पे आपने क्या लगा दिया? यहां चीरा लगा दिया, और चीरा लगाने के बाद यहां पर आप उसको शाखा को क्या कर सकते हैं? रोपित कर सकते हैं इस प्रकार। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि स्कंद तो होता है बड़ा और कलम क्या होती है? छोटी है। और एक स्कंद में अपन चीरा लगाकर कई कलमों को अपन क्या कर सकते हैं? रोपित कर सकते हैं। और कई कलमों को रोपित करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है, जैसे अपन ने बात करें, जैसे एक अपने पास नींबू का पेड़ है और उस नींबू के पेड़ में हमको संतरा भी प्राप्त करनी है मौसमी भी प्राप्त करनी है, क्योंकि आपको पता है नींबू का जो पेड़ होता है कौन से कुल में आता है बच्चों? सिट्रेसी कुल में आता है। संतरा भी सिट्रेसी कुल की है, मौसमी सिट्रेसी कुल की है। इसका मतलब कुल समान है। तो इसका मतलब बहुत सारे लक्षण भी कैसे होंगे? समान होंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें कि एक कोई भी इनमें से तीनों में से किसी भी पादप का क्या लग दें? स्कंद। और उस स्कंद में जैसे हमने सपोज किया नींबू के पादप का स्कंद ले लिया, निचला भाग, और उस निचले भाग में हमको उसके बाद क्या करना है? हम एक तो ली हमने संतरा और एक क्या ले ली? मौसमी। संतरा और मौसमी दोनों की क्या ले लें हम? कलम लें। और उन कलमों को, इसका मतलब उनकी शाखाओं को हम किस में रोपित कर दें? उस नींबू के स्कंद में अपन क्या कर देंगे? रोपित कर देंगे। और नींबू के स्कंद में रोपित करने से हमको एक बार उसी में पादप में ही कितने? 2। और इसका मतलब अगर उस पादप की शाखा और बच जाए तो कितने हो सकते हैं? 3। इसका मतलब एक स्कंद में अपन एक से अधिक कलमों का अपन क्या कर सकते हैं? रोपण कर सकते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? किरीट रोपण। तो देखिए बच्चों, हमारे पास इस समय 3 अपनी विधि हो चुकी है और 3 विधियों में अपना चल रहा है रोपण की 3 विधियों में सबसे पहले नंबर पे आपने पढ़ी थी वीप या जीवी रोपण, दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा था खच्चर रोपण, और तीसरे नंबर पे आपने पढ़ा था किरीट रोपण का रोपण। है उसको बोलते हैं बर्ड ग्राफ्टिंग। बर्ड ग्राफ्टिंग में क्या करना है? यहां इन तीनों से थोड़ा सा हटके ही चलना है, लेकिन ऐसा ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। इसमें अपन को क्या करना है? देखिए वही भाग अपन को क्या लेना? स्कंद। जैसे ये अपने भाग कौन सा हो गया? स्कंद। और इस स्कंद वाले भाग में हमको क्या करना है? यहां अंदर की ओर कैसी शेप में? टी शेप में हमको क्या लगाना है? चीरा लगाना है। कैसी शेप में लगाना है? टी शेप में हमको क्या लगाना है? चीरा। और टी शेप में चीरा लगाने के बाद अब अपने को क्या करना है? कलम लेनी है, शाखा लेनी है, और उस शाखा को जैसे हमने शाखा ली, है तो इसमें देखिए बताया है आपको, एक तो हो गया आपके पास स्कंद। स्कंद में ये तो हो गया अपना क्या? स्कंद। और ये क्या भाग हो गया आपका? कलम। स्कंद में कैसी शेप का चीरा लगाना है? टी शेप का अपने को क्या लगाना है? चीरा। ऐसे अपने को क्या ले लेनी है? कलम ले लेनी है। और उस कलम को लेकर अपन किसमें?
इसको स्कंद में क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं। तो इस कलम को जैसे अपन स्कंद में रोपित करेंगे तो एक नया पादप, जैसे यहां से इसको लिया और लेने के बाद यहां पर इसको अपन ने क्या कर दिया, रोपित कर दिया, तो एक नया पादप अपन क्या कर सकते हैं, तैयार। तो अपने पास 4 पॉइंट हो चुके हैं। सबसे पहले नंबर पे जीवी रोपण, ठीक है, इसमें भी आपको खूब पता है कि अपने को दोनों में वी शेप का क्या लगाना है, चीरा लगाना है, अभी आपको बता दिया गया था। दूसरे नंबर पे फच्चर रोपण, फच्चर रोपण में आपको पता होना चाहिए कि स्कंद जो है उसमें तो अपन को कैसा चीरा लगाना है, वी शेप का चीरा लगाना है, और कलम है उसको वेज के आकार का रखना है। तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं किरीट, किरीट में आपको पता होना चाहिए स्कंद का आकार तो होना चाहिए बड़ा, और एक स्कंद में अपन कई कलमों को अपन क्या कर सकते हैं, रोपित कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आपने पढ़ा है कलिका रोपण, और कलिका रोपण में अपने को क्या करना है कि टी आकार का क्या लगाना है, चीरा, और टी आकार का चीरा लगाने के बाद उसको अपन उसमें अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, रोप आता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब लैंगिक जनन। अब अपन बात करेंगे सामान्य, अपन जानकारी इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे। थोड़ी सी देर में आपको सामान्य जानकारी को मैं बता देता हूं। है अपन को पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले मैं आपको किसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं, पुष्प के बारे में। क्या होता है पुष्प, क्या होता है, तो आप पहले पढ़ चुके हैं रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित जो प्ररोह होता है, पादप का जो शीर्ष भाग है, पादप का जो शीर्ष भाग होता है उसको बोलते हैं प्ररोह। जब वो रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है, उसमें कलर्ड रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रूपांतरित प्ररोह। तो रूपांतरित प्ररोह को अपन क्या बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए जो पुष्प होता है, जैसे ये आपके पास कोई पुष्प है, ठीक है। ये आपने एक पुष्प की संरचना देखी है, देख चुके हैं। अब इस संरचना में देखिए, ये जो भाग आपको एक डंठल सा जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कोई शाखा है, जिस शाखा पर ये पुष्प लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं पुष्पवृंत। ठीक है, ऐसी संरचना या ऐसी एक डंठल नुमा संरचना जिससे पुष्प किसी शाखा पर लगा हुआ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत। पुष्पवृंत के बाद ऊपर देखो, ये भाग है जिसका नाम है पुष्पासन, पुष्प का आसन। ठीक है, इसका मतलब पुष्पवृंत को पुष्प से जोड़ने वाली संरचना या ऐसी संरचना जिस पर पुष्प के सभी जो भाग होते हैं वो टिके हुए होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। इसके बाद अपन पुष्प के बारे में बात करते हैं। तो पुष्प में देखिए दो प्रकार के चक्र होते हैं। एक तो होते हैं सहायक चक्र और दूसरे नंबर पे होता है लैंगिक चक्र। तो दो चक्रों के बारे में बात हो गई। एक पुष्प में कितने चक्र होते हैं बच्चों, दो, एक सहायक चक्र और एक लैंगिक चक्र। अब देखिए सहायक चक्र और लैंगिक चक्र। सहायक का मतलब होता है सहायता प्रदान करना या सपोर्ट करने के लिए। लैंगिक चक्र का मतलब है लैंगिक क्रियाओं को संपन्न कराने वाला चक्र। तो देखिए इन चक्रों के आधार पर भी पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूर्ण पुष्प
और एक दूसरे नंबर पे होता है अपूर्ण पुष्प, जो आपने 11th क्लास में आपने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, क्योंकि आपने पढ़ा है बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायंग। यदि ये सभी संरचना किसी फूल में उपस्थित होती हैं, कौन कौन सी देखिए, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। यदि ये चारों संरचना किसी पुष्प में उपस्थित हैं तो वो पुष्प कैसा कहलाएगा, पूर्ण पुष्प। और यदि इन संरचनाओं में से कोई भी संरचना यदि पुष्प में क्या होती है, अनुपस्थित होती है, उपस्थित नहीं होती है, तो उस पुष्प को अपन कौन सा पुष्प कहेंगे, अपूर्ण पुष्प। तो दो प्रकार के फूल हो गए, इनके आधार पर सहायक और लैंगिक चक्र में ये आ गए आपके, और इनके आधार पर दो प्रकार के हो गए, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। अब अपन बात करते हैं पुष्प में कौन से चक्रों के बारे में, सहायक चक्र। सहायक चक्रों के बारे में आप देखिए, है सबसे पहले नंबर पे है अपने पास सहायक चक्र। और सहायक चक्र का पहला जो भाग होता है वो आपके लिए है बाह्य दलपुंज, है जिसको बोलते हैं कैलेक्स। और बाह्य दलपुंज के बाद दूसरा भाग है दलपुंज, वैसे इसको के और इसको सी, कैलेक्स और कोरोला के नाम से आपने जब पुष्प सूत्र आपने लिखा था 11th क्लास में, पुष्प सूत्र बनाना आप सीखे थे, तो उस समय आपको बताया गया था कैलेक्स और कोरोला। तो बाह्य दलपुंज क्या करते हैं, तो इसका मतलब है जब पुष्प का निर्माण हो रहा होता है, जब वो प्रारंभिक अवस्था में होता है, वो खिलता नहीं है, तो उसकी पुष्प की जो कलिका है, उन कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का जो काम होता है वो किनका होता है, बाह्य दलपुंजों का होता है। तो ये मेन चीज हो गई सपोर्ट करने का। दूसरा देखिए दलपुंज का काम क्या है, तो दलपुंज में आपने ये पढ़ा है कि दलपुंज जो होते हैं, दल नीले, पीले, लाल ऐसे कलर्ड होते हैं और इन कलर्ड से फायदा क्या है, दूसरा भी ये होता है इनका जो अक्षीय जो भाग होता है, अक्षीय भाग में क्या होता है, मकरंद क्या उपस्थित होती है, ग्रंथियां। मकरंद ग्रंथियों से इनमें से बहुत अच्छी जो सुगंध होती है वो निकलती है। सुगंध के कारण है, या ये जो चमकीले होते हैं, उस चमकीलेपन के कारण जो कीट होते हैं वो दूर दूर तक क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं दूर दूर से, और आकर्षित होने से परागण की क्रिया को संपन्न कराने का क्या करते हैं, कार्य। तो ये देखिए इन दोनों का मुख्य काम हो गया सुरक्षा प्रदान करना, इसका काम हो गया परागण की क्रिया संपन्न कराना। अगर इन दोनों में से कोई भी अनुपस्थित हो गया तो पुष्प के जीवन चक्र या पुष्प पर है जो उसकी क्रिया विधि है उन पर तुरंत इसका विपरीत क्या करता है, प्रभाव। तो ये यहां से जो संरचना निकली रहती है, ठीक है, यहां से निकलती है ऐसी संरचना, तो वो संरचना तो हो गई अपनी क्या, बाह्य दल, ठीक है, और ये क्या हो गए, दल। बाह्य दल मिलकर बाह्य दलपुंज बनाते हैं, दल मिलकर क्या बनाते हैं, दलपुंज बनाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं किसके बारे में, लैंगिक चक्र के बारे में अपन क्या करते हैं, बात। अब लैंगिक चक्र के बारे में जब अपन बात करते हैं तो लैंगिक चक्र के बारे में अपन बात करेंगे तो उसमें देखिए कि इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पे अपना पार्ट है पुमंग, जिसको अपन एंड्रोशियम के नाम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारे पास जायांग, जिसको बोलते हैं जाइलोसियम, एंड्रोशियम और जाइलोसियम। ये आपने 11th क्लास में इनके बारे में भी काफी पढ़ा है। यहां पर दोबारा से देखिए ये क्या होते हैं, पुष्प के लैंगिक चक्र होते हैं। तो पुमंग जो होती है वो भी अलग अलग भागों से मिलकर क्या होती है, बनी हुई होती है। ये अलग अलग भाग कौन से होते हैं, तो अलग अलग भागों में देखिए कि पुमंग के अलग अलग भाग क्या है। यहां पर आपको ये पुमंग दिख रही होगी, इसका
इसका मतलब है पुमंग पर क्या उपस्थित होते हैं, पुंकेसर उपस्थित होते हैं। और एक जो पुंकेसर होता है, प्रारूपिक कोई भी पुंकेसर है, उस पुंकेसर के भी 3 अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट। सबसे पहले नंबर का जो ऊपरी भाग आपको दिखता है, जैसे ये कोई भी आपके पास इस टाइप में होते हैं, तो ऊपर का भाग होता है पराग कोश। ठीक है, ये जो भाग है, इस भाग को अपन क्या बोलते हैं, ऊपर वाला जो भाग आपको दिख रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, पराग कोश। ये आपको डंठल नुमा जो भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं कुतंतु। क्या कहलाता है, कुतंतु। वैसे इसको बोलते हैं अपन फिलामेंट या कुतंतु। इसके बाद तीसरे नंबर पे आप देखिए, ये जो दोनों भाग हैं जहां पर ये आपस में कनेक्ट रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उस भाग को ही अपन क्या बोलते हैं, योजी है। कनेक्टिंग भाग होता है, दोनों भागों को जोड़ने का क्या करता है, कार्य। तो ये इसका कौन सा भाग हो गया, लैंगिक चक्र। और लैंगिक चक्र में भी अपन किसके बारे में बात कर रहे थे, पुमंग एंड्रोशियम के बारे में हम बात कर रहे थे। प्रत्येक एंड्रोशियम के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला भाग है परागकोश, दूसरा भाग है कुतंतु, और तीसरा भाग होता है दोनों को जोड़ने वाली संरचना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, योजी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो भाग आ गया जायांग है। जायांग के भी ऐसे ही अलग अलग 3 भाग होते हैं। सबसे पहले नंबर पे अपन बात करते हैं अंडाशय, ओवरी जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, अंडाशय। तो देखिए यहां जो ये भाग, इसी प्रकार में इसकी संरचना भी आपके लिए प्रदर्शित कर देता हूं, छोटी सी संरचना। तो ये जो भाग आपके लिए दिख रहा है, ये भाग क्या कहलाता है, अंडाशय। पहला जो भाग होता है, और अंडाशय ऐसी संरचना होती है जहां पर किसका निर्माण होता है, बीजांडों का क्या होता है, निर्माण। बीजांड के अंदर किसका निर्माण होता है, बीज। तो इसका मतलब है अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होगा, बीज का क्या होगा, निर्माण। इसके बाद दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं वर्तिका। तो ये जो संरचना आपको दिख रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे, वर्तिका। और तीसरे नंबर पे होते हैं वर्तिकाग्र। ऊपर वाली जो संरचना होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। 3 पार्ट्स हो चुके हैं इसके। सबसे पहले नंबर पे क्या हुआ, अंडाशय, ठीक है, ओवरी। दूसरे नंबर पे क्या हो गया, वर्तिका है, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, और स्टिग्मा जो होती है, इसका मतलब यहां इसके अंदर पराग नली का क्या होता है, निर्माण। जब पराग कोश जो होते हैं, इन पराग कोशों में पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है। और इन पराग कणों को कीट है, हवा है, पानी है, पक्षी है, किसी ना किसी माध्यम से ये पराग कण कहां पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र स्टाइल जो होती है, तो ये स्टाइल क्या करती है कि यहां पर इनको क्या मिलता है, पोषण। और जब पराग कणों को पोषण मिलता है तो उनका अंकुरण होता है, और पराग कणों के अंकुरण होने से पराग नली का क्या होता है, निर्माण। और वो पराग नली किसके अंदर वृद्धि करती है, वर्तिका के अंदर वृद्धि करती है। वर्तिकाग्र का सिर्फ काम होता है पराग कणों को ग्रहण करने का। इस प्रकार हम दोनों प्रकार के चक्रों को पढ़ चुके हैं, सहायक चक्र और लैंगिक चक्र। सहायक चक्र में 2 भाग पढ़े थे, बाह्यदल पुंज और दलपुंज। बाह्यदल मिलकर बाह्यदल पुंज का निर्माण करते हैं, दल मिलकर दलपुंजों का निर्माण करते हैं। दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा लैंगिक चक्र। लैंगिक चक्र में
सबसे पहले नंबर पे आपने पढ़ा पुमंग एंड्रोशियम। पुमंग के 3 पार्ट पढ़े, परागकोश, पुतंतु और योजी। परागकोश जो होते हैं उनके अंदर परागकणों का क्या होता है, निर्माण, और पुतंतु जो होता है उन परागकणों को धारण करता है या उनको ऊपर तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य। दोनों भाग जिस जगह पर जुड़े हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, योजी बोलते हैं। इसके बाद दूसरा जो भाग आ गया जिसको बोलते हैं अपन क्या, पहले जो जाइलोशियम, उसके भी 3 पार्ट्स हैं। पहले नंबर पे है अंडाशय। अंडाशय के अंदर किनका निर्माण होता है, बीजांड। बीजांड में बनते हैं बीज। दूसरे नंबर का है वर्तिका, जिसमें परागनली का निर्माण होता है। और तीसरे नंबर पे है वर्तिकाग्र, जो परागकणों को धारण करने का क्या करती है, कार्य। अब यहां पर हम इनके बारे में अपन ने एक सामान्य रूप से क्या प्राप्त करी, जानकारी। सामान्य रूप से जानकारी प्राप्त करने के बाद हम अगले चैप्टर में जब पहुंचेंगे, अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम फिर दोबारा से लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। और उसमें फिर दोबारा से अपन बात करेंगे जो उनमें क्या है कि पुष्प में परागकोश है या बीजांड है या कोई भी जन्निक भाग है, जन्निक संरचना है, किस प्रकार बनती है, नर युग्मक कैसे बनते हैं, मादा युग्मक कैसे बनते हैं, युग्मक बनने के बाद कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे परागण होता है, इनके बारे में हम अगले चैप्टरों में क्या प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो में फिर दोबारा हाजिर होते हैं।